are starting to chapter 2nd of IPC. IPC, that is the Indian Penal Code 1860. So आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2nd ऑफ भारतीय दंड संहिता के चैप्टर 2nd की, जो कि है हमारी जनरल एक्सप्लेनेशन, साधारण स्पष्टीकरण से रिलेटेड। सो इसमें हमारे सेक्शन 6 से 52A तक आते हैं, जिसमें 6th सेक्शन है डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। Throughout this code, every definition of an offense, every penal provision, and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision, or illustration. इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड, उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड, उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों की ऐसी परिभाषा, दंड, उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, थ्रू आउट this code, every definition of an offense, every penal provision, and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exception contained in the chapter entitled General Exceptions. इसमें बताया गया है कि इस संहिता में कहीं भी जिस अपराध की जो भी परिभाषा दे रखी होगी, जिस भी वर्ड की जो भी परिभाषा दे रखी होगी, जहां भी जिस उपबंध का जो भी दृष्टांत दे रखा होगा, वो साधारण अपवाद के शीर्षक में अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, उसमें एक्सेप्शन समझा जाएगा। तो इसका एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, उदाहरण। The sections in this code which contain definition of offense do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offense, but the definitions are to be understood subject to the general exception which provides that nothing shall be an offense which is done by a child under 7 years of age. इस संहिता में की वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट है, यह अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अधीन समझी जानी है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है अपराध नहीं है। इसमें क्या है कि ये बताया गया है 7 साल से कम का बच्चा जो है, ये माना जाता है कि वो इतना मैच्योर नहीं है कि वो अपराध कर सके। उससे या तो कोई अपराध होता है तो वो भूलवश होता है या कोई गलती से होता है। 7 वर्ष का बच्चा कोई अपराध नहीं कर सकता है, इसलिए उसको सजा नहीं दी जाती है। ये एक एक्सेप्शन है और ये सारे अपराधों में लगेगी। किसी अपराध में 7 साल के बच्चे को सजा नहीं होगी। इसमें दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, ए police officer without warrant apprehends Z who has committed murder. Here A is not guilty of the offense of wrongful confinement, for he was bound by law to apprehend Z, and therefore the case falls within the general exception which provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it. एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना ये को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। यहाँ के सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह ये को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था और इसलिए यह मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो।
ए जो है वो विदाउट वारंट पकड़ता है क्योंकि उसने मर्डर किया है, ऐसा अपराध किया है, इसलिए वो उसके लिए विधि द्वारा आबद्ध है, वो किसी अपराध का दोषी नहीं है। अब इसमें 7 सेक्शन आता है, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। एक बार स्पष्टीकरण पद का भाव। Every expression which is explained in any part of this code is used in every part of this code in conformity with the explanation. That is, हर पद स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में स्थित किया गया है, किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये है कि इस किसी भी एक्सप्रेशन के बारे में, किसी भी पद के बारे में जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भी भाग में कर दिया गया है एक बार, तो उसका स्पष्टीकरण हर भाग में इसी प्रकार होगा, कोई उसका चेंज नहीं होगा। इसमें एक नोट दिया हुआ है, द मेन बेस ऑफ दिस सेक्शन इज द फॉलोइंग मैक्सिम ऑफ द इंग्लिश लॉ, inclusio unius est exclusio ulterius or expressio unius est exclusio ulterius, which respectively mean the inclusion of one is the exclusion of another or expressing one thing excludes another। इस धारा का मुख्य आधार अंग्रेजी विधि का निम्नलिखित सूत्र है, inclusio unius est exclusio ulterius और expressio unius est exclusio ulterius, जिसका क्रमशः है तात्पर्य है एक की अंतरावृष्टि दूसरे का अपवर्जन है या एक का उल्लेख दूसरे का अपवर्जन है। इट मीन्स जो एक बार बता दिया गया है वही दूसरे का अपवर्जन है, वही हर जगह यूज होगा। अब हमारा 8 सेक्शन बात करता है जेंडर के बारे में, लिंग के बारे में। द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। इसमें बताया गया है पुल्लिंग वाचक का जहां भी प्रयोग किया गया है वे हर व्यक्ति के बारे में लागू होगा, चाहे वे नर हो या नारी हो। इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि वो नर है या नारी, हर व्यक्ति के लिए वो लागू होगा। इसमें एक नोट दिया गया है, गिरिधर गोपाल वर्सेस स्टेट AIR 1953 MB 147 where pronoun he is used there in male and female, both shall be deemed to include. So, under section 354 for the offense of breach of modesty, male and female both can be held guilty. गिरधर गोपाल बनाम स्टेट AIR 1953 MB 147 जहां सर्वनाम वह का प्रयोग किया गया हो वहां उसमें पुरुष और स्त्री दोनों सम्मिलित समझे जाएंगे। अतः धारा 354 के अंतर्गत लज्जा भंग आउटरीच ऑफ मॉडेस्टी के अपराध के लिए पुरुष एवं स्त्री दोनों को दोषी ठहराया जा सकता है। अगर लज्जा भंग का अपराध होता है या रेप का कोई अपराध होता है तो उसमें स्त्री या पुरुष दोनों को दोषी ठहराया जा सकता है, क्योंकि वहां पर पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है और पुल्लिंग शब्द में नर और नारी दोनों आते हैं। सब ये हमारा उसका हिंदी में वर्जन है, हिंदी में मीनिंग है। अब हमारा सेक्शन नंबर 9 आता है जो बात करता है नंबर के बारे में। किसके बारे में? वचन के बारे में। ये कहता है unless the contrary appears from the context, words importing the singular number include the plural number and words importing the plural number include the singular number. It means जब प्रतीत ना हो, एक वचन द्योतक शब्द के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। It is important part कि singular number include the plural number and plural number include the singular number। इसमें है अगर कहीं पर सिंगुलर नंबर की बात की जा रही है तो उसमें प्लूरल नंबर भी इंक्लूड होगा और कहीं पे प्लूरल नंबर की बात की जा रही है तो उसमें सिंगुलर नंबर भी इंक्लूड होगा। ये नहीं है कि अगर कहीं पर सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही है तो अगर वही अपराध बहुत सारे व्यक्ति मिलकर करते हैं
तो वो उसमें आएंगे नहीं, उसमें सिंगुलर नंबर भी आएगा और प्लूरल नंबर भी आएगा। अब बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 10 की, जो बात करता है हमारा मैन और वुमेन के बारे में। इसके बारे में, पुरुष और स्त्री के बारे में। द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। द वर्ड वुमेन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है। स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है। अगर कहीं पर मैन वर्ड यूज किया गया है तो उसका मीनिंग है कि कोई भी किसी भी उम्र का इंसान, वो आदमी हो सकता है। ये नहीं है कि वो सिर्फ बच्चा नहीं हो सकता या बुढ़ा नहीं हो सकता, वो किसी भी एज का हो सकता है। अगर कहीं वुमेन वर्ड यूज किया गया है तो वो किसी भी उम्र की फीमेल हो सकती है। ये नहीं है कि किसी भी सिर्फ गिनी चुनी कोई बुढ़िया नहीं हो सकती है, या ये कुछ नहीं है, वो किसी भी उम्र की हो सकती है। उसका एक नोट दिया है, एम्परर वर्सेस तानिया महादेव 14 BOM LR 1961 17 IC 794. In this case, the accused took a 6 years old girl in his room and made to lie down, and he lay on her. Girl screamed and ran away immediately. Trial court convicted the accused under section 352 of the code for normal assault, as the girl was too young to have any sense of modesty. But the Bombay High Court convicted the accused under 354 for outraging the modesty of women, because despite of being young, she was a woman. एम्परर बनाम टाटा महादेव 14 बॉम्बे LR 1961-17 IC 794 के मामले में अभियुक्त 6 वर्ष की बालिका को अपने कमरे में ले गया। उसने उसे लिटा दिया और फिर उसके ऊपर लेट गया। लड़की चिल्लाई, फिर तुरंत भाग गई। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को संहिता की धारा 352 के अंतर्गत साधारण प्रहार के लिए दोषी ठहराया। बालिका इतनी छोटी थी कि उसमें शील नहीं था, लेकिन बंबई उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 354 के अंतर्गत स्त्री का शील भंग करने के लिए दोषी ठहराया, क्योंकि बालिका कम उम्र की थी, इसके बावजूद वह स्त्री थी। इसमें अभियुक्त ने जो बालिका के साथ अपराध किया, उसमें विचारण न्यायालय ने जो है वो अभियुक्त को संहिता की धारा 352 के अंतर्गत ही दोषी ठहराया, क्योंकि लड़की में शील नहीं था। बट बंबई उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को स्त्री का शील भंग करने के लिए धारा 354 के अंतर्गत दोषी ठहराया, क्योंकि स्त्री किसी भी उम्र की हो पर वो स्त्री है। बालिका भले ही कम उम्र की थी, लेकिन वो स्त्री थी, इसलिए उसको इस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। सेक्शन नंबर 11 आता है अब जो पर्सन की बात करता है, व्यक्ति की। The word person includes any company or association or body of persons, whether incorporated or not. ये किसकी बात करता है? व्यक्ति की। ये बताता है व्यक्ति कौन कौन होते हैं। कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वे निर्गमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। पर्सन में कोई भी कंपनी, एनी कंपनी, और एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ पर्सन्स, कोई भी वर्ग समुदाय जो रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, इनकॉर्पोरेटेड हो या नहीं हो, वो व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। अब सेक्शन 12 आता है जो बात करता है पब्लिक के बारे में, लोक के बारे में। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। इसमें आता है लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। पब्लिक शब्द में पब्लिक शब्द में इंक्लूड होगा एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी, कोई भी समुदाय, कोई भी ग्रुप, कोई भी लोगों का समूह, वो पब्लिक में आएगा। अब सेक्शन नंबर 13 है डेफिनेशन ऑफ क्वीन। अब
ये सेक्शन जो है रिपील कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है 1950 में, क्योंकि पहले हमारे देश में ब्रिटिश का राज था जहाँ क्वीन होती थी, इसलिए ये सेक्शन था। अब इस सेक्शन को हमारी आईपीसी से हटा दिया गया है क्योंकि अब क्वीन का कुछ है ही नहीं, गवर्नमेंट आ गई है। देन हमारा सेक्शन 15 आता है जो बात करता है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। इट मीन्स सरकार के सेवक। The word servant of government denote any officer or servant continued, appointed or employed in India by or under the authority of government. सरकार के सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिए गए, नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक के द्योतक हैं। इसका मतलब है जो भी ऑफिसर सरकार का सरकारी ऑफिसर कंटिन्यू है या अपॉइंट कर दिया गया है या एम्प्लॉयड है इंडिया में किसी अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर, तो वो सरकार का सेवक कहलाएगा। इट मीन्स कोई भी सरकारी अथॉरिटी के अंडर कोई ऑफिसर कर्मचारी या फिर कंटिन्यू है सर्विस में या अपॉइंट कर दिया गया है या एम्प्लॉयड है किसी इंडिया में पूरे, वो सरकारी सेवक है। अब हमारा सेक्शन 15 आता है जो ब्रिटिश इंडिया की डेफिनेशन के बारे में बात करता है। इस सेक्शन को हमारी भारतीय दंड संहिता से हटा दिया गया है, निरसित कर दिया गया है 1935 में, क्योंकि ये सेक्शन तब था जब ब्रिटिश राज था, इंडिया के स्वतंत्र होने पर इसको हटा दिया गया है। देन सेक्शन 16 आता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है, इसको भी 1937 में निरसित कर दिया गया है। अब आता है सेक्शन 17 जो गवर्नमेंट के बारे में बताता है, सरकार के बारे में, सरकार कौन कौन होती है। द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। सरकार शब्द केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का द्योतक है। इट मीन्स गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इंक्लूड होंगी। ये नहीं कहीं पे सरकार वर्ड यूज हो रहा है तो उसमें सिर्फ राज्य ही सरकार ही आएंगी या केंद्रीय सरकार ही आएंगी, वहां दोनों सरकारों का मतलब है सरकार। केंद्रीय सरकार के लिए भी सरकार वर्ड यूज होगा, राज्य सरकार के लिए भी। अब आता है सेक्शन 18 जो बात करता है इंडिया के बारे में, भारत के बारे में। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया जो है, पहले इंडिया में लॉज जो लागू होते थे वो पहले स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर होते थे, बट 30 अक्टूबर 2019 से धारा 370 हटने के बाद अब हमारे लॉज पूरे ऑल इंडिया में लागू होते हैं, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में भी अब हमारे लॉज लागू होते हैं। तो अब आईपीसी इज अब आईपीसी जो है वो हमारी पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू होती है। आईपीसी इज एप्लीकेबल इन द होल ऑफ इंडिया। अब बात होती है सेक्शन 19 की जो बात बताते हैं जज के बारे में, कौन होते हैं न्यायाधीश, कौन होते हैं। The word judge denote not only every person who is officially designated as a judge, but also every person who is empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which, if not appealed against, would be definitive, or a judgment which, if confirmed by some other authority, would be definitive, or who is one of a body of persons which body of persons is employed by law to give such a judgment. Illustration है a collector exercising jurisdiction in a suit under Act 10 of 1859 is a judge. A magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge in which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal is a judge. A member of a panchayat which has power under Regulation 7, 1816 of the Madras Court to try and determine suits is a judge. न्यायाधीश शब्द ने केवल हर ऐसे व्यक्तिगत द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का भी द्योतक है
जो किसी विधिक कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, अथवा जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। सन 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर न्यायाधीश है। किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या न होती हो, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है। मद्रास संहिता के सन 1816 के विनिमय 7 के अधीन वादों का विचारण करने का और अवधारण करने की शक्ति रखने वाली पंचायत का सदस्य न्यायाधीश है। जज कौन कौन होता है? हु इज डेजिग्नेटेड एज जज? जो ऑफिशियली जिसको जज का पद मिला हुआ है वो जज है, और जो किसी भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अपना जजमेंट दे सके। ये रहा, इन एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल, जहां वो अपना जजमेंट दे सके वो जज है, और जो लॉ द्वारा अपॉइंटेड है वो जज है, which has been appointed by law। और एनी कलेक्टर हो सकता है, कोई भी कलेक्टर जो है वो जज हो सकता है। और मजिस्ट्रेट अकॉर्डिंग फाइन और इम्प्रीजनमेंट, जो मजिस्ट्रेट के हाथ में पावर है कि वो कोई भी फाइन और इम्प्रीजनमेंट लगा सकता है, वो जज है। और मेंबर ऑफ पंचायत, किसी भी पंचायत का कोई भी मेंबर जज हो सकता है, ये न्यायाधीश हो सकते हैं। ये इसका हिंदी में मीनिंग है। चैप्टर सेकंड के बारे में अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू, एंड जुड़े रहिए हमसे आईपीसी में आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।